हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सीरीज़ में हम लोगों ने जो मैथ्स फर्स्ट के सारे टॉपिक्स कवर किए थे, उसके बाद हम लोगों ने क्विक रिवीजन के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है। उसका एक पार्ट जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सबका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। सपोज वी हैव अ फंक्शन u जो कि हमारा डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कीपिंग y कांस्टेंट, है ना। हम लोग क्या करेंगे, कीपिंग y कांस्टेंट। हम लोग अनदर वेरिएबल को क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है डेल u अपॉन डेल y, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कीप x एज कांस्टेंट। तो हम लोग x को कांस्टेंट मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, बस हमें पार्शियल डेरिवेटिव है, इससे रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं जो कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ही पता चलते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब हम जितने भी वेरिएबल्स हमारे फंक्शन में गिवन हैं, हम सबको फ्री कर देते हैं फॉर द चेंजेस के लिए, है ना। अगर हम सबको फ्री कर दें फॉर द चेंजेस के लिए, तो हमारा टोटल डेरिवेटिव जो है वो हेल्ड होता है। ठीक है, तो टोटल डेरिवेटिव में क्या होगा, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन है एक्स एंड वाई का। ठीक, हमने क्या किया, एक्स एंड वाई दोनों में चेंजेस अलाउ कर दिए, तो हमारा टोटल डेरिवेटिव डी यू विल बी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, इस तरीके से गिवन होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारा अंदर कोई फंक्शन है v है, इट इज डिपेंड ऑन मोर देन टू, यानी कि थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो टोटल डेरिवेटिव dv होगा डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई एंड प्लस डेल v अपॉन डेल z इंटू डी जेड। ओके, तो इस तरीके से हम टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास, मैं दो केस और डिस्कस कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक केस फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। यहाँ पे क्या कर लें, अगर मान लेते हैं हमारा कि u जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है। u हमारा दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है एंड इसके बाद जो हमारा x है वो किसी अनदर वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है एंड y भी अनदर वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। तो जो टोटल डेरिवेटिव होगा डेल यू अपॉन डेल टी, है ना, डेल यू नॉट, इट विल बी डेल डी यू अपॉन डी टी, है ना। जो हमारा टोटल डेरिवेटिव होगा डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, dx और डेल का चूज हमें इस तरीके से करना है कि जब हम सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड होगा तो d चूज कर लेंगे, डबल वेरिएबल पे डिपेंड होगा तो हम लोग डेल चूज कर लेंगे। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ठीक, इसी में केस सेकंड ये है कि अगर इस तरीके से मान लीजिए हमारा u कोई फंक्शन है एक्स वाई का एंड एक्स वाई हमारे अगेन फंक्शन है टू वेरिएबल्स के, ये मान लेते हैं r एंड s का फंक्शन है हमारा x एंड y भी हमारा r एंड s का फंक्शन है। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव निकालना होगा तो अब हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि डेल u अपॉन डेल r पहले हम लोग निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे u एक्स वाई पे डिपेंड है, x r s पे डिपेंड है, तो u भी इनडायरेक्टली r s पे डिपेंड हो गया। तो u दो वेरिएबल पे डिपेंड हो गया, तो डेल यू अपॉन डेल आर लिखेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल आर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर हमें डेल यू अपॉन डेल एस लिखना होगा तो हम लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एस प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एस, इस तरीके से। ठीक है, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो, मान लेते हैं हमें यहाँ से निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल आर टू। ओके, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल आर एंड डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक,
अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें डेल अपॉन डेल आर चाहिए और डेल यू अपॉन डेल आर चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल आर तो ये पूरी वैल्यू है। अगर यहाँ से हम डेल अपॉन डेल आर निकालें तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, डेल अ, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। लाइक हम इसको लिख लेंगे डेल एक्स अपॉन डेल आर इंटू जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल आर एंड डेल अपॉन डेल वाई, इस तरीके से, है ना? मतलब हम क्या करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर को सॉल्व करके इसकी वैल्यू रख देंगे, डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू रख देंगे। देन हम क्या करेंगे, यू कॉमन करके बोथ साइड से कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा डेल अपॉन डेल आर होगा। डेल अपॉन डेल आर यहाँ पे रख देंगे, डेल यू अपॉन डेल आर रख देंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारी डेल टू यू अपॉन डेल आर टू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू की लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एस आ जाएगा एंड डेल यू अपॉन डेल एस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें अभी हम, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल वाई एंड इसके साथ में यहाँ पे आएगा डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरीके से। फिर हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये होगा कि अपॉन डेल वाई को इस पे एक्ट करा रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि इनमें से जो भी हमारे एक्स वाई के फंक्शन होंगे उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल लगे या डायरेक्ट हो जाए, जो भी होगा वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करके। ठीक, इसके बाद बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से होमोजीनियस फंक्शन समझ लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन अगर हमारा टू वेरिएबल में है तो इट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फाई एक्स टू पावर एन फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई टू पावर एन, ठीक है, साई ऑफ एक्स अपॉन वाई, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एफ कोई हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर्स थ्योरम हमसे कहती है, यूलर्स थ्योरम कहती है कि x डेल u, यानी डेल की जगह u की जगह हमने f ले रखा है, तो हम लिखेंगे x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू n इंटू एफ। ठीक है, n क्या होगा, n विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस होमोजीनियस या फिर डिग्री ऑफ द होमोजीनियस। ठीक है, और अगर इसी का हम इससे डेराइव करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, एक्स टू डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, वाई टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है एन एन माइनस वन इंटू एफ, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बात तब है जब हमारा एफ होमोजीनियस हो। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, इफ, है ना, यहाँ पे एफ इज नॉट होमोजीनियस, इस तरीके से हम लेते हैं कि मान लेते हैं यू कोई फंक्शन की वैल्यू, यू इज नॉट होमोजीनियस, यू इज नॉट होमोजीनियस। ठीक, बट क्या है, इस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और एफ यू हमारा जो है वो होमोजीनियस हो गया। ठीक है, ये होमोजीनियस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y निकालना होगा। अब यहाँ पर देखो u होमोजीनियस नहीं है तो डायरेक्टली तो हम यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम पहले यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे fu पे। ठीक है, फिर fu से हम वापस अपने इक्वेशंस को u के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, इसी को हम मान लेते हैं जी यू। ठीक है, अब इसी में अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, एक्स टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस वाई टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ यू एंड ब्रैकेट जी डैश यू माइनस वन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों यूलर्स थ्योरम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा एफ डायरेक्टली होमोजीनियस है तो हम डायरेक्टली ये थ्योरम यूज कर लेंगे। अगर यू होमोजीनियस नहीं है तो हम इसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके होमोजीनियस बना लेंगे। देन इसके लिए हम ये वाले फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यूलर्स थ्योरम के बाद हम आते हैं टेलर्स एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो टेलर्स थ्योरम की अगर हम बात करें डायरेक्टली, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है,
एफ ऑफ ए बी, अगर हमें अबाउट द पॉइंट ए कॉमा बी, इसके अबाउट अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो ए प्लस ए बी प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एंड इसके साथ में यहाँ पे आएगा एक मिनट, दिस विल बी, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई, एंड इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। प्लस इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाई फैक्टोरियल टू एफ ऑफ ए बी। तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका यूज करके हम कब करेंगे, जब हमें क्वेश्चन बोला जाएगा अबाउट ए कॉमा बी और इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। अगर इस दो तरीके से हमसे बोला जा रहा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, अपने किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन का एक्सपेंशन करने के लिए। ओके, इसी के साथ अगर हमें अबाउट किसके निकालना होगा, अबाउट ऑरिजिन निकालना होगा, यानी अबाउट द पॉइंट अबाउट 0,0 निकालना होगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यूज कर लेंगे एफ 0,0 प्लस एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ 0,0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स वाई डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ 0,0 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका है हमारे पास, है ना, टेलर्स, ये हमारा जो सीरीज है ये टेलर सीरीज है, दिस इज कॉल्ड एज टेलर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज मैक्लॉरिन। तो अगर इस नाम से भी बोल दिया जाए कि टेलर्स एक्सपेंशन करना है तो मतलब हमें ए बी के अबाउट करना है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन करना है तो मतलब हमें ओरिजिन के अबाउट जो है वो इसका एक्सपेंशन करना है, जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें f को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, देन वहाँ पे पॉइंट a कॉमा b रखना है। फिर इसका मतलब ये है कि हमें f को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, फिर वहाँ पे ये पॉइंट रखना है। इस वाले में क्या करेंगे, पहले हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मतलब x माइनस ए स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू वाई माइनस बी होल स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस टू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और फिर वही हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, पॉइंट रख लेंगे, सारी वैल्यूज आने के बाद हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो जैसे हम लोगों ने वन वेरिएबल के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा किया था, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेवरल वेरिएबल के लिए भी मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट हमारा क्या है, एफ एक्स कोई है ना, बी ए गिवन फंक्शन है, एफ एक्स कैसा फंक्शन हमारा, गिवन फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स हमारा गिवन फंक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, इससे एफ एक्स ऑब्टेन कर लेंगे, एफ वाई एफ डबल एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इससे ऑब्टेन करेंगे एफ डबल वाई एंड एफ एक्स वाई, ठीक, इस तरीके से। ये हमारा होता है पी, इसको डिनोट करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, दिस इज आर, आर, और ये हमारा एस होता है, एंड ये लास्ट हमारा टी होता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको कर लेना है कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा हम एफ एक्स को 0 रख लेंगे एंड एफ वाई को 0 कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड वाई, ठीक। तो जब हम इसको एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डेल्टा की। डेल्टा हमारा क्या होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर होगा, डेल्टा हमारा क्या होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर होगा। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड इसके साथ r जो है वो लेस देन 0 है, r कैसा है, लेस देन 0 है, देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एट, चलिए यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, ये पॉइंट ऑब्टेन किया है a कॉमा b, ठीक है, मान लेते हैं हमने x एंड y के लिए इसको सॉल्व किया है इन इक्वेशंस को, तो x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b आ गई,
तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं मैक्सिमम एट ए कॉमा बी, ठीक है? मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी हम ए कॉमा बी पे निकालेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमा बी पे निकाल लेंगे। ग्रेटर देन जीरो है, ये लेस देन जीरो, तो मैक्सिमम हो गया। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डेल्टा, जिसको हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर लिया है, ये ग्रेटर देन जीरो है एंड आर भी हमारा ग्रेटर देन जीरो है देन मिनिमम वैल्यू, ठीक है? मिनिमम एट ए कॉमा बी, इस तरीके से हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमारे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, लेस देन जीरो आ जाती है, माइनस एस स्क्वायर यानी डेल्टा जो हमारा है लेस देन जीरो आ जाता है, ठीक है? तो नो नो मैक्सिमम और मिनिमम है ना, कि नॉट एक्सट्रीमम, इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉट एक्सट्रीमम, कि ना तो मैक्सिमम निकलेगा ना फिर मिनिमम अटेंड कर रहा होगा उस पॉइंट पे, ठीक है? बट अगर जीरो आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हमारा, कि अभी रिजल्ट हमारा मतलब कंफर्म रिजल्ट नहीं है, अभी हमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, कि अभी हम इस पॉइंट पे कुछ कह नहीं सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा या फिर मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैक्सिमम मिनिमम पे, जिसमें हमें फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पे उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो देख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि एक लैग्रेंजेस मेथड और मल्टीप्लायर है। इसमें क्या होता है कि हमें एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है? हमें उसका एक्सट्रीमम वैल्यू चेक करनी होगी, मतलब मैक्सिमम मिनिमम चेक करनी होगी विद द गिवन कंडीशन, है ना? मतलब हमें इसके साथ में क्या ना कुछ कंडीशन भी गिवन होंगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमें कोई एफ एक्स वाई जेड चेक दिया गया है फंक्शन, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक? बट कब फाइंड करनी है, अंडर द कंस्ट्रेंट, यानी अंडर द कंडीशन, एक इसके साथ एक कंडीशन भी है, इस कंडीशन के साथ हमें फाइंड करना है, दिस कंडीशन इज गिवन बाई फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सट्रीमम वैल्यू होगी हम ये लेट कर लेंगे कि जो एक्सट्रीमम वैल्यू इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे एफ एक्स प्लस लैम्डा फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? मतलब एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई प्लस लैम्डा फाई वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? यहाँ पे इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एफ जेड प्लस लैम्डा फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो, ये थ्री इक्वेशंस बन गई हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो लिया हुआ है, ठीक है? फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो लिया हुआ है, इसके साथ में मतलब ये इक्वेशन हमने ली हुई है, इन इक्वेशंस को लिया हुआ है, और इसके साथ में एक इक्वेशन और बना लेते हैं, इस एफ एक्स वाई जेड से हम लोग बना लेते हैं टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करके एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये कहाँ से आ रहा है कि हमारे एक्सट्रीमम वैल्यू हमें फंक्शन तभी देगा जब इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो होंगे वो जीरो होंगे, जैसा कि हम वन वेरिएबल के लिए भी करते हैं, टू वेरिएबल के लिए भी करते हैं, थ्री वेरिएबल के करते हैं। इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, हमें वैल्यू मिल जाएंगी एक्स वाई जेड एंड लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स वाई जेड और लैम्डा की वैल्यू हमको मिल जाएंगी, ठीक है? जब लैम्डा की इन सारी वैल्यूज हमको मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे एफ एक्स वाई जेड में, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा, फिर हम इन कंडीशंस का यूज करके लैम्डा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी अटेंड कर रहा होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर। अब इस मेथड का नाम लेग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स है। तो यहाँ पे जो यहाँ ये जो लैम्डा है, ठीक है, ये लैम्डा ही हमारा लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर है, ठीक है? लैम्डा हमारा क्या है, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर है, ठीक है? तो इस तरीके से ये लेग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, इसका यूज करके हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है जैकोबियंस, ठीक है। जैकोबियंस एक्चुअली हम अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे जब हमें किसी एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो मतलब टुगेदर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम जैकोबियन का यूज़ करते हैं। अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे यू वी क्या है ज़रा समझ लेते हैं। यू हमारा क्या है, यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी जो है वो भी फंक्शन है एक्स वाई का। तो इसका जो जैकोबियन होगा इट विल बी गिवन बाय द यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जैकोबियन आ जाएगा। अगर मान लेते हैं 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, ठीक। और हमें क्या करना है, जैकोबियन निकालना होगा यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड का। तो हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे, यू एक्स यू वाई यू जेड, सिमिलरली वी एक्स वी वाई वी जेड, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू जेड। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जैकोबियन आ जाएगा, ठीक है। फिर जैकोबियन निकालने के बाद जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई निकाला, ठीक है, हमने क्या निकाला, जैकोबियन ऑफ यू वी एक्स वाई, और इसका प्रोडक्ट करा दिया जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन यू वी, तो ये वैल्यू बन आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे u यहाँ पे एक्स वाई के टर्म्स में गिवन है यू वी, कभी कभी ऐसा होता है एक्स वाई गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ यू वी, बट हमें निकालना यू वी अपॉन एक्स वाई होता है, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको 1 से डिवाइड करा देंगे तो हमारी ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की यूज हम इस तरीके से कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि चेन रूल है। चेन रूल क्या होता है कि अगर हमें डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई निकालना हो, ठीक है, ये भी जैकोबियन का एक फॉर्म है। तो और हमारा यहाँ पे यू वी जो है ना, इस तरीके से गिवन है कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले भी, डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक। ये केस हम तब यूज करेंगे जब हमारा u फंक्शन हो आर एस का, v फंक्शन हो आर एस का एंड r जो हो वो फंक्शन हो एक्स वाई का, एंड एस भी हमारा फंक्शन हो एक्स एंड वाई का, इस तरीके से। अगर इस तरीके से गिवन होगा तब हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर यू वी डब्ल्यू जो है वो फंक्शन है ना, इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये हमारे जो यू वी डब्ल्यू है वो आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो निकालने के लिए हम जैकोबियन का यूज कर लेंगे, यू डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड। अगर ये वैल्यू 0 आती है, ठीक है, दिस मीन्स यू वी डब्ल्यू आर डिपेंडेंट। कैसे हो जाएंगे ये, डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद जैकोबियन हम लोग निकालते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन के लिए। इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब है कि हमें कोई रिलेशन दिया होगा यू वी डब्ल्यू, हम 2 वेरिएबल के लिए लिख ले रहे हैं, बाकी फिर यू वी एक्स वाई इक्वल टू 0। दूसरा रिलेशन हमें गिवन है एफ टू यू वी एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब 2 रिलेशन हमें गिवन है यू वी और एक्स वाई में। बट हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास u और v का डायरेक्ट रिलेशन एक्स वाई के टर्म्स में गिवन नहीं है, हमें इनको दोनों के बीच में कनेक्शन गिवन है, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे, -1/2 लिख लेंगे और क्या कर लेंगे डेल, ठीक है, यहाँ पे f1 कॉमा f2 लिख लेंगे और इसके साथ निकाल लेंगे किसका, डेल एक्स वाई का, और अपॉन में हम लिख लेंगे डेल f1 कॉमा f2 अपॉन में डेल u v का, इस तरीके से, ठीक है। तो इस दोनों कनेक्शन का यूज करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल थे तो हम -1/2 लिख रहे हैं, 3 वेरिएबल होते तो -1/3 लिखते, 4 होते तो -1/4 लिखते, मतलब ठीक है। यहाँ पे इसके बेसिस पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर यू वी है तो हम 2 लिख लेंगे, यू वी डब्ल्यू होगा 3 लिख लेंगे, यू वी डब्ल्यू और एक फंक्शन होगा तो हम इस तरीके से 4 लिख लेंगे। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अपने जनरलाइज कर लेते हैं, और ये हमारा जो केस है जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन का, जैकोबियन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन का, ठीक है।
जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो ये हमारा जैकोबियन में इतने रिजल्ट्स हैं, इन सबको हमें क्या करना है, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को कर लेनी है ताकि ये पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात आती है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर की। तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए हमने किसी x को गलती से x प्लस डेल्टा एक्स मेजर कर लिया, ठीक, तो हमारा एफ एक्स भी क्या होगा, मेजर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंजेस कितना हो गया, अगर हम देखें चेंजेस, तो इसको अगर हम y मानते हैं और इसको मानते हैं y प्लस डेल्टा वाई, तो इससे अगर हम माइनस करा दें y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो ये इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एक्स के। ठीक है, इसके इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एक्स के। तो यहाँ से वाई प्लस, ठीक है, बेसिकली हम इसको लिखना चाह रहे हैं वाई प्लस, नहीं नहीं नहीं, है ना, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट, डेल्टा एक्स नहीं, ये इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, डेल्टा वाई हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हमको क्या चाहिए, हमको रिलेटिव एरर चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, अब एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करा लें तो दिस इज डेल्टा एक्स आ जाएगा, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ भी आ जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, चलिए इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं, इसको मान लेते हैं कि हमारा ये ऐसे ही रहेगा, हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक रिलेशन बन जाता है ना, अगर इस तरीके से मैं निकालना हो। बट यहाँ पे हम इंटरेस्टेड होंगे किसमें, अगर हमारी डेल्टा एक्स एरर है, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या एरर है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो होगी वो क्या होगी, रिलेटिव एरर होगी, रिलेटिव एरर होगा। ठीक है, एंड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी चीज में इंटरेस्टेड है कि रिलेटिव एरर कितनी होगी, परसेंटेज एरर कितनी होगी, या फिर एरर कितनी होगी। तो ये क्या होगा, हमारे फंक्शन का जो रिलेशन गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि बोथ साइड लॉग लेके सॉल्व करें। जब हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ डिफरेंशिएशन के बाद इस तरीके की क्वांटिटी बनेगी। रिलेटिव एरर पूछा जाएगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, परसेंटेज एरर पूछा जाएगा तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल। तो देखिए डबल इंटीग्रल के हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि यहाँ से हमें लिमिट a टू b दी है, ठीक है, और यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है f1x2 f2x, ठीक, और यहाँ पे जो यहाँ पे कोई फंक्शन होगा fxy, और ये होगा हमारा डी वाई इंटू डी एक्स टाइप से। ठीक, दूसरा हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमें लिमिट होगी सी टू डी, यहाँ पे जी वन वाई टू जी टू वाई हमारा कोई फंक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स वाई होगा एंड डी एक्स डी वाई होगा। तीसरा हमारा इंटीग्रल जो है ए टू बी होगा, सी टू डी होगा, एफ एक्स वाई होगा, डी एक्स डी वाई होगा। ठीक, इन 3 टाइप्स के इंटीग्रल होते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना है, लिमिट अप्लाई कर देना है, फिर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, अगर ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है मतलब ये लिमिट ऑफ y है, लिमिट ऑफ y है, लिमिट अगर हमारी इन टर्म्स ऑफ y है तो मतलब ये लिमिट ऑफ x है, और अगर दोनों कांस्टेंट है तो जो हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर दिया होगा हम उसी ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे और अपना इंटीग्रल जो है वो इवेल्युएट कर लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे पहले dx दिया तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, देन हम इसके बाद क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के, एंड ये इनकी जो इवेल्युएशन की जो टेक्निक है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। सिमिलरली हम देख लें अपना ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा ए टू बी f1 x2 f2 y, एंड इसके साथ यहाँ पे होगा h1 ऑफ, है ना, एक्स वाई, ये यहाँ पे x होगा, एंड यहाँ पे h2 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ एक्स वाई जेड होगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड।
ठीक। तो यहाँ पर देखो लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, मतलब ये हो गई लिमिट ऑफ जेड। किसकी लिमिट हो गई? लिमिट ऑफ जेड। जेड के लिए हमने कर लिया, बचा एक्स वाई, तो ये लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मतलब ये लिमिट ऑफ वाई हो गई। और सिमिलरली ये किसकी लिमिट हो गई? ये लिमिट हो गई एक्स की, लिमिट ऑफ एक्स। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें सबसे पहली लिमिट किसकी गिवन है, हम उसी के हिसाब से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमें तीनों कांस्टेंट लिमिट गिवन है तो हम इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर लेंगे और अपने क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए दो तरीके के इंटीग्रेशन है जिनका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक तो ए टू बी होगा, ठीक है, एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स वाई, और ये होगा डी वाई डी एक्स। ठीक। इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सी टू डी, ठीक है, जी वन वाई टू जी टू वाई, और यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स वाई आ जाएगा एंड डी एक्स डी वाई आ जाएगा। ठीक। अब इसमें देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कार्टेशियन में क्या करेंगे, ये हमें पता है एक्स की लिमिट है, तो एक्स इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ कोई पॉइंट होगा, एक्स इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है, अगर हमने अभी लेट किया हुआ है पॉजिटिव अगर दोनों है तो। और एफ वन एक्स एफ टू एक्स ये मान लेते हैं कि हमारा एफ वन एक्स का ग्राफ होगा और ये हमारा एफ टू एक्स का ग्राफ होगा, तो हमें इस वाले रीजन को करना है। ठीक है, तो इस वाले रीजन को हमें इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की लिमिट फिक्स की गई थी, अब हम y की लिमिट फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे y हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मतलब ये हम मान लेंगे c है और ये पॉइंट हम मान लेंगे d है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, y तो हमने देख लिया, हमारा x यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि इस कर्व से इस कर्व तक की x की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y क्या बन रही है। हम वही सेम इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे, अगर कांस्टेंट बनती तो कांस्टेंट रख देंगे, और अगर इन टर्म्स ऑफ कर्व बनती तो कर्व रख देंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कभी ये हम टेक्निक तब यूज करते हैं जब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को हम इस इंटीग्रल ऑर्डर में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस आपने अगर ग्राफ ग्राफ प्लॉट कर लिया है तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजिली कंडक्ट हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखो चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रल दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट a से b दी गई है, और क्या दिया गया, एफ वन एक्स टू एफ टू वाई दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इस तरीके से गिवन है। हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, मतलब x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं आर थीटा के फॉर्म में, हम इसको कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू वाई आर थीटा। ठीक। तो एक्स वाई को अगर हमने आर थीटा के उसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो सिमिलरली हमारी आर एंड जो लिमिट्स हैं, है ना, लिमिट्स यहाँ पे किसके टर्म्स में आ जाएंगी, आर एंड थीटा के टर्म्स में। लिमिट्स भी किसकी हो जाएंगी, लिमिट्स विल बी ऑफ आर एंड थीटा, लिमिट्स भी हमारी आर और थीटा के टर्म्स में आ जाएंगी। और ये जो एफ एक्स वाई है, नाउ इट विल बी जी आर कॉमा थीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा थीटा फॉर्म में। अब बात आती है dx अपॉन dx dy को कन्वर्ट करने की। तो dx dy को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx dy को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जेकोबियन का, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डी आर डी थीटा। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है आर थीटा का, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आर थीटा गिवन होगा हमें। ठीक है, हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हम x इज इक्वल टू ले लें आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सर्कल के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम सिलेंड्रिकल लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू आर, नॉट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, z इज आर कॉस थीटा, सो z तो यहाँ पे z ही रहेगा, तो z हमारा z रहता है। ठीक है, और ये हमारा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, एंड y इज इक्वल टू भी क्या हो जाता है, आर साइन थीटा हो जाता है ना, कुछ इस तरीके से ही बनता है। एक मिनट जरा, ओके, तो ये हमारा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड z इज इक्वल टू जेड ही रहता है। ठीक है, आर साइन थीटा, ये हमारा होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और इसी तरीके से हम अगर स्फेरिकल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई,
जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रल के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा का। ठीक है, इसी तरीके से हम कहाँ पे आ गए? ओके, सो डबल इंटीग्रल के मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एंड ट्रिपल इंटीग्रल के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू जेड। ये हमारा सिलिंड्रिकल फॉर्म के लिए है और ये हमारा स्फेरिकल फॉर्म के लिए, स्फेरिकल फॉर्म। ओके, तो ये हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम जब जब ये ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी डी एक्स डी वाई डी जेड के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेकोबियन निकाल लेंगे एक्स वाई जेड का। अब सिलेंड्रिकल है तो हमारा आर थीटा जेड रहेगा और इंटू डी आर डी थीटा डी जेड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सॉरी। ओके, चलिए अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं इनकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया को हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं बाय द डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई, ओके नॉट एफ एक्स वाई, दिस विल बी ओनली डी एक्स डी वाई। ओके, इंटीग्रल विल बी, एरिया विल बी गिवन बाय डबल इंटीग्रल डी एक्स ओवर डी वाई। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम विल बी गिवन बाय डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल से अगर हम लोग करेंगे तो एफ एक्स वाई यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, यानी थर्ड डायमेंशन में, और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स डी वाई। ठीक, अगर हम इसी को ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ पे लिख लेंगे ओवर जो भी रीजन होगा हमारा, बी मान लेते हैं यहाँ, चलिए हम लोग एस मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं डबल इंटीग्रल की हेल्प से भी और ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से भी। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है ना, तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर हम डबल इंटीग्रल में हैं तो डबल इंटीग्रल के लिए क्या होता है, सरफेस डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस डेंसिटी, हम इसको रो एक्स वाई लिख ले रहे हैं। ठीक है, इनटू डी एक्स डी वाई। ठीक, ये हमारा क्या होती है, सरफेस डेंसिटी होती है, सरफेस डेंसिटी। और अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल से निकालना होगा तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रो एक्स वाई जेड होगा और इनटू क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये हमारी वॉल्यूम डेंसिटी होती है, ये क्या होती है हमारी वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग सेंटर ऑफ मास इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें डेंसिटी है ये हमें वेरिएबल फॉर्म में भी दी जा सकती है, एज वेल एज हमें कांस्टेंट भी दिया जा सकता है। अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल गिवन है तो हम वेरिएबल फॉर्म में कर लेंगे, अगर हमें डेंसिटी नहीं गिवन है तो हम कांस्टेंट मान के इसको रो को एज इट इज लिख लेंगे, एज अ कांस्टेंट मतलब लिख के इसको हम बाहर कर लेंगे और फिर हम बाकी इंटीग्रल को उसको इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम लोग अपना मास जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एक्चुअली, कि हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स सी वाई सी। ठीक है, अगर हम मान लें टू डायमेंशनल बात कर रहे हैं तो एक्स सी वाई सी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स सी एंड वाई सी हमने क्या ले लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ ही क्या हो जाएगा कि जब हमें एक्स सी कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा, एक्स सी इज इक्वल टू, तो दिस विल बी डबल इंटीग्रल, ओके डबल इंटीग्रल, एंड ये हमारा हो जाएगा एक्स, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास, अगर हम डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सरफेस डेंसिटी जो है रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रल ओवर रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर वाई रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रल ओवर रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। एंड अगर ट्रिपल इंटीग्रल की बात की जाएगी तो हम ट्रिपल इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, एक्स ट्रिपल इंटीग्रल एक्स रो एक्स वाई जेड
dx dy dz अपॉन ट्रिपल इंटीग्रल रो एक्स वाई जेड dx dy dz। सिमिलरली हम लोग y कोऑर्डिनेट के लिए भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी दो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सब का जो बेसिक फॉर्मूलाज या फिर कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है इस वीडियो तक। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।